हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 6th लेक्चर पढ़ेंगे। कौन सा लेक्चर? 6th लेक्चर पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना, एवरी लेक्चर के पूरे वीडियोस डालूंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने पहले पढ़ाया है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, मैं एवरी चैप्टर की पूरी वीडियो डालने वाला हूं। और प्लीज सारे बच्चों को ये वीडियो जरूर रिकमेंड करो आप, जिससे बच्चों का कोई नुकसान ना हो घर में बैठकर। ठीक है। मैं डाउट भी बताऊंगा, वो मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे व्हाट्सअप कर ले डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, मैं बच्चों के लिए हमेशा एवरी टाइम तैयार रहता हूं। अब हम लोग ने पिछले लेक्चर में वेलोसिटी की कंसेप्ट को खत्म कर दिया था। आज हम लोग वेलोसिटी के फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो थ्योरी वाले बाकी स्पेक्ट्रम है ना, वो आप लोग खुद ही एनसीईआरटी से पढ़ लेना, आप लोग भी क्लास में बैठे सारे लोग। ठीक है। और उसके बाद हम लोग रेडवर्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और उन पर बनने वाले सब पर क्वेश्चन करेंगे। बात क्लियर? नंबर ऑफ नाइल निकालने का शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं आगे की, अगर तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, मैं लिखता हूं, ध्यान दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, बात नहीं करो भाई। वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2.18 इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर बात? आप ध्यान दो, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, समझना मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, तो आप मेरी बात को समझ सकते हैं। अब मैं अगर आपसे कोई बात करूं कि इस पर बनने वाले क्वेश्चन, जैसे एनर्जी पे आपने क्वेश्चन पढ़े, वैसे इस पर भी क्वेश्चन होंगे। यानी कि जैसे रेडियस पर क्वेश्चन थे, जैसे एनर्जी पे क्वेश्चन थे, वैसे एक दो क्वेश्चन इसमें ग्राफ है, एक दो क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है, एक दो क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है। बात क्लियर? अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द वेलोसिटी। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट। कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बोहर ऑर्बिट। ठीक, चलो भाई फटाफट। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा v इज इक्वल टू है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन, इंटू जेड अपॉन एन। क्लियर बात? समझ गए मेरी बात को? ठीक। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है, समझना मेरी बात को, अगर ये लिखा हुआ है तो देखो क्या होगा। यानी कि 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड की वैल्यू क्या है? ध्यान दो, किसके लिए बोला है? ऑर्बिट, फॉर हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन कंप्लीट कर लो थोड़ा। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। यानी कि अब अगर 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाई एन लगाओगे तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना हो गया? जेड इक्वल टू 1, और इसके नीचे भी 1 लिखोगे तो वेलोसिटी v1 यानी कि बैली के लिए कितनी आ जाएगी? 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको बॉक्स में बंद करो। b2 देखो क्या आ जाएगा? 2.18 इंटू 10⁸ इंटू 1/2, 1/2, ये कितना आ जाएगा? 1.9 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? b2 आ गया। क्या आ गया? b2 आ गया। क्लियर? अब देखो, अब अगर बात करें उसके बाद नेक्स्ट, ध्यान दो, ध्यान दो,
ध्यान दो इधर, V3 निकालो, आर्यन भाई आप भी निकालती रहिएगा। 2.18 इंटू 10⁸ इंटू 1/3, ये कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आर्यन बाबू, कितना आ जाएगा? 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, यानी कि 0.72 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया V3। इसके बाद ध्यान दो, V4 की अगर बात करें तो V4 की बात करूं 2.18 इंटू 10⁸ इंटू 1/4 इंटू 1/4, यह आ जाएगा 4 5 जा 20, बचा 1, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यह आ जाएगा 0.54 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई? V4 की वैल्यू आ गई। क्लियर? नोट डाउन करिए, ये V1 V2 V3 V4, यानी कि एवरीथिंग, सारी की सारी क्या आ गई? यहां पर वैल्यूज निकल कर आ गई। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल एनर्जी, if the total energy of electron, if the total energy, if the total energy of electron is minus 1.51 electron volt, minus 1.51 electron volt, clear? minus 1.51 electron volt, find the kinetic energy, find the kinetic energy, potential energy, find the kinetic energy, potential energy, orbit radius, velocity of electron, velocity of electron। देखो अब टोटल एनर्जी दी गई है 1-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दी गई है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, अब अगर टोटल एनर्जी इतनी है तो ध्यान से समझना, टोटल एनर्जी है, उसके बाद यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस E की जगह रखो -1.51 इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इंटू 1/N² EV। इस EV से ये EV, माइनस से माइनस, N² इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 1.51। इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेशन में आएगा 9 के आसपास ये। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि n की वैल्यू अगर आपको पता चल गई, n की वैल्यू, तो मुझे नहीं लगता है अब आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होने वाली है। अब देखो, अब आप क्या निकाल सकते हो यहां से, जल्दी बताओ। अब आप काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी गई है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके होती है? टोटल एनर्जी के होती है। लेकिन टोटल एनर्जी किसमें? माइनस में है, तो लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो उस माइनस साइन को क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए आ गई 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्लियर? अब देखो, अब बात की पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी की होती है। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी की होती है। अब देखो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी की है, तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आ गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 का 0, एक 2, यानी कि ये आ गया 3.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका? माइनस का। ये क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बात क्लियर यहां तक? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक एकदम सिचुएशन क्लियर है? ठीक है भाई, अगर आपको यहां तक की सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एकदम बात क्लियर। अब समझना आगे, ये आप नोट करिएगा, मैं इसको रफ करता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके बाद बात करता हूं
रेडियस की इसमें थर्ड पार्ट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई। अब रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे, 0.529 इनटू क्या लिखोगे, एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्या लिखोगे, एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी कि 0.529 इनटू एन की जगह पर कितना रखोगे, बोलो बेटा 3 का स्क्वायर अपॉन जेड की जगह कितना रखोगे 1, तो 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, 9 2 जा 18 प्लस 8 कितना हो गया आर्यन बाबू, 26 का 6 कैरी 2, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 कितना हो गया 47, 1 2 3 यानी कि 4.67 क्या आ गया, एंगस्ट्रॉम क्या आ गई ये रेडियस। क्लियर बात यहां तक, एकदम क्लियर। अब देखो उसने पूछा वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकंड लगाओगे। तो देखो भाई, यानी कि 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू Z1 हो गया अपॉन एन कितना दिया हुआ है, कितना आया था निकल के 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 1 जा 21, 3 2 जा 6, ठीक है 3 2 जा 6, बचा कितना 3 से 1 जा 21, बचा कितना 2, यानी कि इसके बाद आ जाएगा ये हो गया आपका, ये आ जाएगा आपका 3 7 जा 21, सॉरी 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ठीक है 3 2 जा 6, बचा कितना 2, कितना बचा 2 20, कितना हो गया 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, कितने पॉइंट के बाद पॉइंट है 2 के बाद, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि क्या आ गई है यानी कि 7.26 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। चेक करो यही आंसर आ रहा है सभी का, चेक करो यही आंसर आ रहा है, ठीक है क्लियर एकदम। यानी कि मैं देखो आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूं पूरी बोर्ड पर, ठीक है। हाँ भाई मैथ्स मुझे थोड़ी कम आती है, ध्यान रखना, ठीक। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपने इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ऑफ ए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, सॉरी लिस्ट ऑफ ए थर्ड ऑर्बिट, लिस्ट ऑफ ए थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ हाइड्रोजन एटम, also calculate, also calculate, also calculate the number of revolution per second, number of revolution per second, that number of revolution per second that this electron make around the nucleus, around the nucleus। बात क्लियर, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब समझो भाई आगे बात, यहां तक ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल। अब अराउंड द न्यूक्लियस सबसे पहले निकालो वेलोसिटी, कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन, ये लगाओगे तो यानी कि 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब देखो क्या बोला उसने कि कैसे, कौन सी ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, कौन सी ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में। तो थर्ड ऑर्बिट की देखो बात की, यानी कि थर्ड ऑर्बिट की अगर बात करें तो देखो थर्ड ऑर्बिट का मतलब हो गया n की वैल्यू कितनी है 3, और कौन सा एटम है जल्दी बोलो, हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम है। यानी कि थर्ड ऑर्बिट ऑफ देखो हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन के लिए z कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 3, यानी कि ये आ जाएगा 3 7 जा 21 और यह आ जाएगा 3 6 जा 18, 7.6 इंटू 10 टू दी पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ गई वेलोसिटी। आपसे पूछा गया है बेटा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, देखो अब देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड
कैसे निकालोगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, समझना है यहां पर क्या रखोगे, b/2πr। अब ये r सर कहां दिया, ये मैं अपने घर से नहीं लेके आऊंगा, इस r को आप यहीं से कैलकुलेट करोगे। b की जगह कितना रख दोगे, जल्दी बोलो, 7.6 इंटू 10 टू दी पावर 8, फटाफट 7.6 इंटू 10 टू दी पावर 8। नीचे कितना रखोगे, 2 इंटू 3.14 इंटू r की जगह 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, एन की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर हो गया 9, जेड की वैल्यू हो गई 1/1। यानी कि सब कैलकुलेट करने के बाद जल्दी बताओ आर्यन भाई कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो। 2.43 इंटू 10 टू दी पावर 14 आरपीएस। ये आरपीएस क्या है, कोई स्कूल का नाम नहीं है, ये है रिवोल्यूशन पर सेकंड। क्या है ये, रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक, अब मैं देखो अगर इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जाए कैलकुलेट द वेलोसिटी, calculate the velocity of third excited state, for hydrogen atom। क्लियर बात, फॉर हाइड्रोजन एटम। यहां तक बात समझ में आ गई। अब समझो भाई, यानी कि B इज इक्वल टू 2.18 इंटू जेड अपॉन एन, लिखा सबने। अब लगाओ 2.18 इंटू जेड की वैल्यू 1 अपॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, वो किस ऑर्बिट में होगा, फोर्थ ऑर्बिट में होगा। यानी कि किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 5 जा 20, बचा कितना 1, 4 4 जा 16, कितना आ गया ये 0.54 इंटू 10 टू दी पावर 8, कितना आ गया ये 10 टू दी पावर 8, यानी कि ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर आ गया ये आपका। ठीक है, क्लियर बात है यहां तक। अब देखो मैं इसको भी क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। इस तरीके का भी आपने एक क्वेश्चन कर लिया है एक्साइटेड स्टेट पर, इसको रफ करो फटाफट, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए तेज करा रहा हूं क्योंकि आप एनर्जी पर और रेडियस पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हो। अब देखो इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन जो लिखने के लिए जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान, क्वेश्चन लिखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्राफ of velocity of electron in an orbit of z, comma 1 upon n, और n, 1 upon n, n, फुल स्टॉप। देखो भाई, सबसे पहला ग्राफ है b वर्सेस n का, पहला ये बनाया है इस तरीके से। ठीक, दूसरा ग्राफ b वर्सेस 1 अपॉन n का, ये है इस तरीके से। तीसरा ग्राफ b वर्सेस z का, ये भी इस तरीके से गया है। और चौथा ग्राफ v वर्सेस n का, ये है।
पूछा है चारों ग्राफ में से इनकरेक्ट ग्राफ बताइए। मैं साइड हो जाता हूं, ग्राफ बनाइएगा और बाकी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए मुझे थोड़ा सा आंसर बताएं, सोच समझ के एक्सप्लेनेशन भी दें। ठीक, देखो बता पाओगे नहीं? चलो, मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा कि 2.18 इंटू जेड अपॉन एन, ये पढ़ा है, क्लियर? ये क्या है? अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं थोड़ी, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन एन के, यानी कि z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो इसे ऐसे भी तो अच्छा लिख सकते हो। मैंने कहा मान लो एक कांस्टेंट आ गया यहां पर k, तो k z अपॉन एन आ गया। ठीक, उस k की वैल्यू कितनी है? 2.18, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है फॉर एग्जांपल, समझने के लिए समझना आप। ठीक है, तो यानी कि इसे ऐसे भी तो लोग चाहे, इसको रहने दो, इसको रोको, इसको रफ करो, इसको मत समझो, ऐसे समझो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n हो गया, यानी कि z के कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। और 1 अपॉन n के कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। और n के कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। z क्या है? एटॉमिक नंबर। ये भी क्या है? कांस्टेंट। समझना जरा, ठीक। यानी कि अगर b वर्सेस n का ग्राफ हो, देखो b वर्सेस n, और n के कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली, यानी कि v इंटू n इक्वल टू z हो जाएगा। बोलो, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। बोलो भाई, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी v वर्सेस z की, किसकी? v वर्सेस z की, तो क्या होगा कि b इंटू एन इज जेड हो गया, v इंटू एन इज प्रोपोर्शनल टू z। अगर v बढ़ेगा, अगर v बढ़ेगा तो n क्या होगा? कम होगा, और n बढ़ेगा तो b क्या होगा? कम होगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है? b कम हो रहा है और n क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। पूछा है आपसे इनकरेक्ट ग्राफ, क्या पूछा आपसे? इनकरेक्ट ग्राफ। इसके बाद देखो v इज इन 1 अपॉन n, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1 अपॉन n के, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। अब अगर n को कांस्टेंट मानकर b किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? z के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो b और z के पास कैसी लाइन जाएगी? एक पासिंग थ्रू ओरिजिन एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्योंकि z के कैसे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात क्लियर? इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं b और n के बीच का ग्राफ, यही ग्राफ क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि कभी भी ग्राफ नेगेटिव स्लोप का नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहीं भी नेगेटिव नहीं आता है। बात क्लियर? ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, अगर ये आपने नोट डाउन कर लिया तो देखो इसको मैं रफ कर देता हूं। यानी कि वेलोसिटी की बात खत्म हो गई, वेलोसिटी की बात खत्म हो गई यहां तक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें जो बाकी बचे हुए स्पेक्ट्रम है वो आप बाबा को उठाइए और रट्टा लगाइए। क्या मैंने बोला डायलॉग? बाबा को उठाइए और रट्टा लगाइए। ठीक है, 15 अगस्त आ रही है, सब लोगों को झंडे को सलामी देनी है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। अब देखो, अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया नंबर ऑफ लाइंस। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ लाइंस। तो मैं सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बताऊंगा, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये लाइन डेवलप्ड हुई। ठीक, देखो होता क्या, समझना मेरी बात को। डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया? हाइड्रोजन गैस के ऊपर इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कराया। डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या कराया? हाइड्रोजन गैस, जैसे मान लो इसमें क्या हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है इसमें, और अगर इसमें H2 गैस है तो इन्होंने क्या कराया? सभी ने इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कराया। इस पर क्या कराने लगे? इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कराने लगे, ये कराने लगे, ये
और ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा था। किस पर हो रहा था? कांस्टेंट, जहां भी हो रहा होगा, लैब के अंदर बात कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर हो रहा था। और जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कराया, इसमें एक ब्लूइश लाइट निकलती हुई दिखाई दी। कैसी लाइट? ब्लूइश लाइट निकलती हुई दिखाई दी। देखो बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मेरी थ्योरी पढ़ोगे तो याद रट्टा नहीं लगाना पड़े। मैंने क्या करा, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के ऊपर क्या कराया? इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन कराया। वो इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन किस पर हुआ? हाइड्रोजन गैस पर हुआ। और वहां से कैसी लाइट निकलती हुई दिखाई दी? ब्लू लाइट निकलती हुई दिखाई दी। और जब ये ब्लू लाइट निकलती हुई दिखाई दी तो इसको निकोलस प्रिज्म से पास कराया एक। और जैसे इसको प्रिज्म से पास कराया, जैसे इसको प्रिज्म से पास कराया, तो यहां पर सेवरल नंबर ऑफ लाइंस निकलती हुई क्या दी? दिखाई दी, जिनको बोला गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो नंबर ऑफ लाइंस थी, उन लाइंस को नाम दिया गया लाइमन सीरीज, पामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम पर क्या थी? ये सीरीज डेवलप होती हुई दिखाई दी। तो वो मैं सीरीज बनाने जा रहा हूं, उसको आप देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन में बाद में लिखाऊंगा, आराम से मेरे साथ साथ सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाते हुए चले, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो n इज इक्वल टू 1, इधर लिखिएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर इधर लिखिएगा, ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 4। ठीक, n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 6। n इज इक्वल टू 6। यहां तक मैंने बना दी, बात क्लियर। अब n इज इक्वल टू 6 तक मैंने बना दी है। अब ध्यान दीजिए, एक और बना लो। अच्छा चलो, एक और बना लो, मन कर रहा है एक और बना लो। 7, n इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब देखो, स्पेक्ट्रा चाहे आप इधर से बनाना स्टार्ट करो और चाहे इधर से बनाना स्टार्ट करो, फिर सुनना, स्पेक्ट्रा चाहे आप इधर से बनाना स्टार्ट करो चाहे इधर से बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपने ये वाला पैटर्न फॉलो किया है तो आप सभी में यही वाला पैटर्न फॉलो करोगे आगे की लाइन में, और आप उधर से अगर बनाकर आए हो तो सभी में क्या करोगे? उधर वाला पैटर्न फॉलो करोगे। बात क्लियर। तो देखो, सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं सबसे पहला स्पेक्ट्रा, ध्यान से देखिएगा। मैंने इधर वाला पैटर्न फॉलो किया है। सबसे पहला ट्रांजिशन होगा 2 से 1 में। कहां होगा? 2 से 1 में। ठीक, दूसरा होगा 3 से 1 में। चौथा, सॉरी, तीसरा ट्रांजिशन, चौथा ट्रांजिशन ठीक, पांचवा, सॉरी फोर्थ, फिफ्थ ट्रांजिशन, और इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन। ठीक, की लाइंस थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, अपनी कॉपी बिल्कुल सीधी बनाइएगा। इसको बोलते हैं सबसे पहली सीरीज को लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। ठीक, और रेडिएशन होता है अल्ट्रा यूवी रेडिएशन। कैसा रेडिएशन होता है? यूवी रीजन।
रीजन बोलो, कैसा रीजन होता है? यूवी रीजन होता है। अब देखो अगर इसका रीजन यूवी रीजन है, कैसा रीजन है? यूवी रीजन है। अब ध्यान से समझना, अगर इसका यूवी रीजन है तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, एल यूवी लव। लव मीन्स मोहब्बत नहीं होती है दोस्तों। एल यूवी लव, लव मीन्स हमेशा मोहब्बत मत समझना। लव का मतलब है लाइमन सीरीज है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। क्या है? लाइमन सीरीज है और अल्ट्रावायलेट क्या है? रेडिएशन है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बामर सीरीज की, अब कैसे सर हम पहचानेंगे? देखो कोई भी ट्रांजिशन अगर n इक्वल टू 1 में आ रहा है तो आप तुरंत पकड़ लो कि कैसी सीरीज है ये? लाइमन सीरीज है। कैसी सीरीज है ये? लाइमन सीरीज है। बात क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखो नेक्स्ट दूसरा, अब स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा सा सारी बन जाए यहां से। n इज कहां से आए? 3 से 2 में, फिर देखो 4 से 2 में, फिर देखो 5 से 2 में, फिर देखो 6 से 2 में, फिर देखो 7 से 2 में। समझ गए? यानी कि इस सीरीज को क्या बोलते हैं? वामर सीरीज। बामर सीरीज। बताओ ड्रॉपर वालों, तुम तो पढ़ के आए हो सब। बामर सीरीज के लिए रेडिएशन कैसा होता है? बामर सीरीज के लिए रेडिएशन कैसा होता है? विजिबल रीजन कैसा होता है? विजिबल रीजन। अब कैसे पहचानोगे कि सर अगर n इज इक्वल टू 2 में कोई भी अगर आपको रेज आती हुई दिखाई दी, बोल दिया कि यहां से n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, या उसने बोल दिया, तो आप तुरंत समझ जाओगे कौन सी सीरीज की बात कर रहा है? बामर सीरीज की बात कर रहा है। इसके बाद कौन सी सीरीज आती है? पास्टन सीरीज आती है। कौन सी आती है? पास्टन सीरीज आती है। देखिए भाई, अब पास्टन सीरीज में कहां से कहां तक होगा? देखो 1 से 2 हो गया, इससे ये हो गया, यहां पर ये हो गया पास्टन सीरीज में। इस सीरीज को क्या बोलते हैं? पास्टन सीरीज बोलते हैं। PASCHAN सीरीज क्या बोलते हैं? पास्टन सीरीज। कैसा रेडिएशन होता है? इंफ्रारेड, IR। क्या बोलोगे? IR शॉर्ट में। ठीक है। पास्टन के बाद आता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज की अगर बात करें तो ब्रैकेट सीरीज में भी रेडिएशन कैसा होता है? इंफ्रारेड। अब बाकी सब में इंफ्रारेड होगा। इसके बाद आता है पी फंड। पी फंड, और इसमें कैसा रेडिएशन होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। और लास्ट आती है हम्फ्रे। हम्फ्री सीरीज कैसी आती है? हम्फ्री सीरीज आती है। क्लियर बात? यानी कि इसका भी रेडिएशन कैसा होता है? फॉर इंफ्रारेड। कैसा होता है? थोड़ा फॉर इंफ्रारेड लिखते हैं हम लोग। ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कि कैसे बनता है। अब देखो एक गड़बड़ मत करना, अगर बात करता है पहली लाइन, तो पहली लाइन क्या हो गई इसकी? ये हो गई सबकी। इसकी पहली लाइन क्या हो गई? ये हो गई। इसकी पहली लाइन क्या हो गई? ये हो गई। इसकी पहली लाइन क्या हो गई? क्योंकि आपने स्पेक्ट्रम इस तरफ से बनाना स्टार्ट किया है, तो जो इस तरफ यानी कि n इज इक्वल टू 2 से 1 में लाइमन सीरीज की क्या है? पहली लाइन है। n इज इक्वल टू 3 से 2 में बामर सीरीज की क्या है? पहली लाइन है। 4 से 3 में उसकी क्या है? पहली लाइन है। बात समझ के? क्लियर? ठीक। अब बोलता है एंड लाइन से लास्ट लाइन, तो भैया लास्ट लाइन ये आप नहीं समझ सकते हो लास्ट लाइन का? क्यों? मैंने तो यहां तो 7 तक बनाई, तो इनफाइनाइट तक हो सकता है। अगर आपसे बोलेगा लास्ट लाइन, तो आप अगर वो क्लियर करता है कि थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा थर्ड लाइन ये वाली होगी। अगर ये समझना मेरी बात को, जैसे उसने बोला लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन, तो लाइमन सीरीज की 1 2 3 यानी 3 वाली लाइन कहां से कहां तक आ गई इसमें? सॉरी लाइमन सीरीज में 1 2 3, तो लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन कहां से है बोलो?
n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में। ये कौन सी लाइन हो गई? थर्ड लाइन हो गई। n इज इक्वल टू 4 से 1 में थर्ड लाइन। लेकिन बोलता लास्ट लाइन, तो क्या लोगे? n1 तो 1 हो गया, तो n2 की वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। बात मेरी समझ गए? क्लियर? इसको बना लो और मैं रफ कर देता हूं। जल्दी बनाओ, बनाओ जल्दी। रफ करूं? ओके, बना लिया? ठीक। अब लिखो, लिखो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखता हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। लिखो लिखो, सारे लोग लिखो। व्हेन व्हेन एन इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस of hydrogen gas of hydrogen gas at low pressure at low pressure at low pressure bluish light is emitted. Low pressure bluish light is emitted. Bluish light is emitted. Bluish light is emitted when a ray of this light pass through a Nicholas prism. Pass through a Nicholas prism. लिख लो, Nicholas prism. A spectrum of several isolated sharp line is obtained. Sharp line is obtained. This line is called Lyman Paschen bracket Ford Humphrey. It is clear? ठीक, इतना लिखना है आपको। अब देखो, ध्यान से आप आगे देखो, समझो अब मेरी बात को। ठीक है भाई? अब देखो, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी। क्या पूछेगा? कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का। ठीक, तो लिखो आप, टोटल नंबर ऑफ लाइंस total number of lines is equal to n2 minus n1 bracket of n2 minus n1 plus 1 upon 2 थोड़ा तिरछा हो गया, इसको थोड़ा सही करके लिख लो, थोड़ा सुंदर लगे देखने में। n2 माइनस n1 ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लो। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला। क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला। अब बोले मान लो कि ट्रांजिशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि 6 से 2 में। कहां हो रहा है ट्रांजिशन? 6 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। अब अगर 6 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1, तो क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालोगे? तो ये हो गया n2 और ये क्या हो गया n1। 6 माइनस 2 ब्रैकेट ऑफ 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2। 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि आ गया 6 में से 2 गया 4। ठीक है, इनटू 4 प्लस 1 5 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4, तो कितना आ गया बोलो भाई? 4 प्लस 1 5। कितनी आ गई टोटल नंबर ऑफ लाइन? 10 लाइन्स आ गई। ठीक, मान लो ट्रांजिशन हो रहा है अगले एग्जाम्पल में, चलो सब लोग करो, 5 से 3। कहां हो रहा है? 5 से 3। और पूछा जाए आपसे टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालो, तो कैसे निकालोगे जल्दी बताओ? सब लोग निकालो मेरे साथ साथ। n2 सॉरी लिखो 5 माइनस 3 ब्रैकेट ऑफ 5 माइनस 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो देखो मैं बड़ा कैसे काट देता हूं। 5 में से 3 गए, 2 बचे, इस 2 से ये 2 मर गया, तो बचा कितना? 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया।
क्लियर बात? यानी कि कितनी लाइंस आ गई? 3 लाइंस आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन लिख लो। ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 1। एक और लिख लो, ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 2। करके देख लेना। और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही हैं आप कैलकुलेट कर लेना आराम से। ठीक है, इसे मैं क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। अब समझो आप आगे। ठीक है, रफ करता हूं इसको मैं। डस्टर को भाई, बिना डस्टर के कैसे रफ होगा? डस्टर लाओ फटाफट। देख लो आप। क्वेश्चन लिखिए, इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, if electron moves, if electron moves, if electron moves from nth orbit, from nth orbit to first orbit, to first orbit। आगे लिखिए, by transition, by transition in multi step, by transition in multi step, there are, there are total number of lines, there are total number of lines in spectrum are 10। find the value of n, find the value of n। बहुत आसान है, देखो आप ऐसे समझो कि n से कहां पर ट्रांजिशन हो रहा है? 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। कहां से हो रहा है? n से 1 में, यही तो बोला है। देखो आंसर में, सोल्यूशन देखो मेरा, यानी कि ये हो गया n2 और ये हो गया n1। हो गया, दो चीजें मिल गई आपको। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो गई 10 बोला है क्वेश्चन में। n2, अभी एक बार ऐसे लिख देता हूं, n1 ब्रैकेट ऑफ n2 माइनस n1 प्लस 1/10, ये लिख दिया मैंने। देखो आप, क्लियर? यानी कि ये हो गया 10, n2 की जगह रखो n माइनस 1, यहां पर आ गया n माइनस 1 प्लस 1/2। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, ये हो गया 20, ये आ गया, क्या आ गया? अंदर मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर माइनस n। ठीक, तो इसको लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक, 4 5 जा 20, कितना आ गया? 4 5 जा 20 आ गया। कितना आ गया? तो देखो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 4n, सॉरी 5 4 जा 25n। ठीक, और इधर आ गया ये माइनस का 4n और ये आ गया माइनस का 20। कितना आ गया? माइनस का 20। देखो भाई 4 5 जा 20। ठीक, क्योंकि यहां पर दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। तो कितना हो गया? देखो यहां पर -1 डिफरेंस आ गया। ये हो गया n स्क्वायर माइनस n और कितना हो गया? -20 इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखो यहां पर कुछ गलती मुझे दिखाई दे रही है, पर आप लोगों ने पता नहीं पकड़ पाई कि नहीं पकड़ पाई। क्या गलती है बताओ सुखदेव? -5n, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैं पता चला डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं और आप भी गलती कर बैठो। यानी कि n कॉमन ले लो तो n-5 और यहां पर 4 कॉमन ले लो प्लस का, तो n-5 यानी कि आ गया n-5 और n+4। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू माइनस का 4। तो माइनस वाले क्या करोगे? नेग्लेक्ट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, कहां से आ रहा था? यानी कि 5 से कहां पर ट्रांजिशन हो रहा था? 1 में हो रहा था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूं मैं, रफ कर देता हूं। देखो समझो आप, हेडिंग डालो रिडवर्स फॉर्मूला, हेडिंग डालो रिडवर्स फॉर्मूला। ठीक, यानी कि रिडवर्स फॉर्मूला की अगर बात करूं मैं आपसे कि रिडवर्स फॉर्मूला क्या होता है, तो समझना मेरी बात। क्लियर? अब देखो रिडवर्स फॉर्मूला काफी आपका यूज आएगा, काफी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक, और एक साइंटिस्ट थे रिडवर्स। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जो रिडवर्स कांस्टेंट है ना, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है भैया, ध्यान रखना। कांस्टेंट है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है।
क्लियर बात। अब देखो मैं इसको ड्राइव करने जा रहा हूं तो देखो क्या सिचुएशन निकल के आती है। यहां देखो बोर्ड पे ध्यान दो सारे लोग। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, तो मैं पहले लिख देता हूं यहां पर कि रिडवर्ड्स फॉर्मूला कैसे क्या आता है कि न्यू वार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रेकेट ऑफ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये देखो ये हो गया। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई मेरी? बताओ भाई कोई डाउट है यहां पर? नहीं। अब इसी बात को प्रूफ कैसे करते हैं समझो। इस तरफ से चलता हूं क्योंकि बोर्ड को दो पार्ट में मैं पहले डिवाइड कर दूं, ठीक। यानी कि डेल्टा E इज इक्वल टू होता है E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, ये लिखा मैंने। अब मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा था। हाँ भाई कनिका, हाँ प्रज्ञा, आशुतोष, सब कर दिया गोबर। एक काम करो, घर जाओ, पढ़ाई बंद करो, एक गाय खरीदो, उसकी सेवा करो जाके। जाओ जाओ यहां से। कितनी बार बोला है कि जो चीज बताई जाए उसको पढ़ो ध्यान से। अगर नहीं पढ़ोगे, ठीक, तो कुछ दुनिया में तो कुछ उनका कोई उपचार नहीं बना है, कुछ कर नहीं पाओगे। ध्यान रखना, पेपर इतना हलवा नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड में क्या पढ़ के आते हो स्कूल में, वो सारी दुनिया जानती है। समझो इधर, यानी कि E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला देखो माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर और e की पावर 4, यही होता है भाई मिस्टर आर्यन। अपॉन क्या होगा, n स्क्वायर और h स्क्वायर। क्लियर, ठीक। अब n2 लिखा है तो यहां पर क्या लिखोगे, n2 लिखोगे माइनस का, इधर क्या लिखा माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर और h स्क्वायर। क्लियर, अब समझो। यानी कि अब अगर हम बात करें आपसे तो इस माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, अच्छा देखो 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर और ये r। क्लियर, इधर लिखो माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर, ये r नहीं होगा बेटा h होगा, ध्यान तो दो यहां, h स्क्वायर n स्क्वायर और ये h स्क्वायर। क्लियर, अब देखो सब कुछ कांस्टेंट कॉमन ले लो, 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर। क्लियर, ब्रैकेट में लिखो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आ गया, देखो पहले यहां तक इतनी बात आ गई समझ में, सबको आ गई एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखना जरा, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, HC/λ। क्या लिख सकते हो, HC/λ, यानी कि 1/HC/λ इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर e की पावर 4, अब जेड स्क्वायर को मैंने थोड़ा साइड लिखा, अपॉन h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आ गया। क्लियर, इसको इधर नीचे ले जाओ कि 1/λ इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर
e की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर यानी कि h का क्यूब इंटू सी इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, ये सब क्या हो गया, रिवर्स कांस्टेंट बन गया r, यानी कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब देखो r की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, z पर। अगर z में चेंज हुआ तो r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए r एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यानी कि r की वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर में, क्या होती है, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। और जो एंगस्ट्रॉम में होती है वो होती 912 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 912 एंगस्ट्रॉम। लेकिन r एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जैसे प्लांक कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन रिडवर्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये था रिडवर्स का फॉर्मूला। यानी कि अब देखो 1 अपॉन लैम्डा लिखा मैंने यहां पर, क्या लिखा, 1 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा वेवलेंथ हो गई, तो न्यू बार किसके रेसिप्रोकल होता है, वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा के रेसिप्रोकल होता है। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, न्यू बार भी लिख सकते हो। देखो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो आप आगे समझना मेरी बात को। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्म पे कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक क्वेश्चन होमवर्क में लेके जाइए। लिखो कैलकुलेट दी wavelength of calculate the wavelength of first line of Balmer series in hydrogen spectrum क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं कि कैलकुलेट दी फर्स्ट लाइन ऑफ बॉमर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझो, इसको रफ करो। सबसे पहले सभी लोग, सारे बच्चे, आप बामर सीरीज को देखो। लाइमन बामर, कौन सी लाइन बोली है, पहली लाइन। कौन सी लाइन बोली है, पहली लाइन। क्या पूछा है, वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r। ठीक, जेड की जगह हाइड्रोजन की 1 अपॉन, अब देखो पहली लाइन किसकी, बामर सीरीज की। बामर सीरीज की कहां से कहां तक, पहली लाइन किसमें थी, 3 से 2 में, यानी कि n2 हो गया बेटा कितना, n2 कितना हो गया, 3 हो गया, और n1 कितना हो गया, 2 हो गया। रखो यहां पर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r ब्रैकेट ऑफ, ये कितना आ गया 9 माइनस 4 अपॉन, इनका एलसीएम कितना होगा 36। ठीक है, यानी कि आ गया 5/36। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 5r अपॉन 36, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 36 अपॉन 5r। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इस तरीके के क्वेश्चन आप उठाइएगा और लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर और भी क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज खत्म करने वाले हैं, डी ब्रॉगली कंसेप्ट, ठीक है, और अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सारे टॉपिक हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।